तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव के बारे में बात की थी। इस वीडियो में दोस्तों हम रिफ्लेक्शन ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव के बारे में बात करेंगे। ठीक है, लॉन्जिट्यूडनल वेव मतलब क्या? यहाँ पे देखिए पार्टिकल जो है ये ऐसे वाइब्रेट करता है। ओके, वेव इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है तो उसी डायरेक्शन में इसका जो वाइब्रेशन होता है वो वाइब्रेशन उसी डायरेक्शन में होता है, उसे पैरेलल होता है। ठीक है, उसको हम लॉन्जिट्यूडनल वेव बोलते हैं। तो लॉन्जिट्यूडनल वेव का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? साउंड वेव। तो ये साउंड वेव देखिए, यहाँ पे ये पार्टिकल इसको प्रेस करेगा, ऐसे मारेगा और पीछे जाएगा, तो जहाँ पे मारता है वहाँ पे कंप्रेशन होता है, पीछे जाता है वहाँ पे रेयरफैक्शन होता है। तो ये कंप्रेशन और रेयरफैक्शन ट्रैवल करते रहते हैं। कुछ इस तरीके से साउंड वेव ट्रैवल करती है। ठीक है, अब दोस्तों इसका रिफ्लेक्शन पढ़ना है हमें। यहाँ पे दो केसेस पढ़ने हैं। पहली केस देखिए, वेव ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। मतलब देखिए ये वेव जो ट्रैवल कर रही है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ ट्रैवल कर रही है। रेयर मीडियम मतलब यहाँ पे एयर है और डेंसर मतलब यहाँ पे एक सॉलिड बॉल है। ठीक है, तो अगर वेव रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम पे ट्रैवल करेगी तो उसका रिफ्लेक्शन कैसे होगा ये हमें यहाँ पे पढ़ना है। और अगर वेव ट्रैवल करेगी फ्रॉम डेंसर से रेयर मीडियम, तो यहाँ पे एक डेंसर मीडियम है और डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम तक वेव ट्रैवल कर रही है, तो यहाँ पे वेव कैसे रिफ्लेक्ट करेगी इसके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे केस नंबर 1 पढ़ते हैं। व्हेन द वेव इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। तो यहाँ पे सपोज एक साउंड सोर्स है दोस्तों, यहाँ पे एयर है, तो यहाँ पे ये वेव कुछ इस तरीके से ट्रैवल करेगी और यहाँ पे दूसरा मीडियम स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे ये बाउंड्री है, बाउंड्री से वेव क्या करेगी? रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, तो दोस्तों ये वेव रिफ्लेक्ट कैसे करेगी ये डिपेंड है यहाँ पे क्या पहुँचता है उसके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कॉम्प्रेशन अगर पहुँच रहा है तो ये कॉम्प्रेशन ही रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, अगर वेव रेयर से डेंसर मीडियम की ओर ट्रैवल कर रही है तो कॉम्प्रेशन अगर यहाँ पे बाउंड्री पे पहुंचा तो वो एज अ कॉम्प्रेशन ही रिफ्लेक्ट होगा, और अगर यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन पहुंचा तो वो रेयर फ्रैक्शन करके ही यहाँ पे क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पहुंच रहा है? यहाँ पे देखिए कॉम्प्रेशन पहुंच रहा है बाउंड्री पे, तो ये रिफ्लेक्ट भी एज अ कॉम्प्रेशन होगा। तो ये इंसिडेंट वेव है, ये देखिए इंसिडेंट वेव है। रिफ्लेक्टेड वेव जो है वो आपको कैसे दिखेगी? वो उसी जगह पे होगी, लेकिन यहाँ पे डायग्राम हम नहीं ड्रॉ कर सकते, तो यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कॉम्प्रेशन पहुंच रहा है बाउंड्री पे, तो ये एज अ कॉम्प्रेशन ही रिफ्लेक्ट होगा। कॉम्प्रेशन रेयर फ्रैक्शन देखिए, यहाँ पे कॉम्प्रेशन है, रेयर फ्रैक्शन कॉम्प्रेशन। ठीक है, तो एक बात आपको यहाँ पे समझनी होगी, अगर वेव रेयर से डेंसर मीडियम की ओर ट्रैवल कर रही है और अगर कॉम्प्रेशन बाउंड्री पे पहुंचता है तो कॉम्प्रेशन करके ही रिफ्लेक्ट होगा, और अगर यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन पहुंचा तो रेयर फ्रैक्शन इज रिफ्लेक्टेड एज रेयर फ्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे एक सेंटेंस आपको लिखना होगा, when wave traveling from rarer to denser medium, compression is reflected as compression. If compression reaches the boundary, compression is reflected as compression, and if rarefaction reaches the boundary, rarefaction is reflected as rarefaction. ठीक है, एग्जैक्टली इसके उल्टा होता है दोस्तों। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? इफ compression reaches the boundary means when the wave is traveling from denser to rarer medium, तो वेव अगर डेंसर से रेयर मीडियम की ओर जा रही है और अगर बाउंड्री पे कॉम्प्रेशन पहुंचता है तो वो रेयर फ्रैक्शन करके रिफ्लेक्ट होगा, और अगर रेयर फ्रैक्शन पहुंचता है तो कॉम्प्रेशन करके रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन आपको समझ में आ चुकी है तो इसके एक्जैक्टली ऑपोजिट यहाँ पे होता है। तो देखिए व्हेन द वेव इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, डेंसर से रेयर मीडियम की ओर वेव ट्रैवल कर रही है और अगर यहाँ पे कॉम्प्रेशन पहुंचता है तो कॉम्प्रेशन विल बी रिफ्लेक्टेड एज, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? देखिए रेयर फ्रैक्शन। ओके, सो कॉम्प्रेशन इज रिफ्लेक्टेड एज रेयर फ्रैक्शन, एंड इफ द रेयर फ्रैक्शन रीचेज द बाउंड्री इट विल रिफ्लेक्टेड एज कॉम्प्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटेंस क्या लिखोगे आप? So when wave traveling from denser to rarer medium, if compression reaches the boundary, compression is reflected as rarefaction, and if rarefaction reaches the boundary, rarefaction is reflected as compression. इतना आपको लिखना होगा। ठीक है, इसके ट्रांसमिशन के बारे में आपके टेक्स्ट बुक में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, लेकिन अगर कोई एग्जाम्पल आता है ट्रांसमिशन के बारे में तब मैं आपको ये समझा दूंगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए जो पॉइंट, जो चैप्टर का नाम है सुपरपोजिशन ऑफ वेव, वो कंसेप्ट अब हमें यहाँ पे देखना है। तो दोस्तों ये सुपरपोजिशन ऑफ वेव क्या है? चैप्टर का नाम भी यही है। तो अगर दो वेव्स इंटरफियर कर रही है किसी भी एक मीडियम में, दो वेव्स मिल रही है दोस्तों, तो उसको बोला जाता है सुपरपोजिशन ऑफ वेव। ठीक है, तो इसको डायग्राम निकाल के थोड़ा हम यहाँ पे समझते हैं। तो सपोज कोई भी एक मीडियम है, मान लेते हैं एक स्ट्रिंग है दोस्तों, और इस स्ट्रिंग के अंदर एक वेव ट्रैवल कर रही है, मान लेते हैं ये वेव। ठीक है, ये वेव ट्रैवल करती हुई आ रही है, जिसका इक्वेशन हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये उसका इक्वेशन है, वेव का जनरल इक्वेशन। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? ये इक्वेशन का यूज़ करके आप करोगे ना, एक ही वेव ट्रैवल कर रही है तो आप ये इक्वेशन का यूज़ करके इसका डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे सुपरपोजिशन ऑफ वेव का प्रिंसिपल यूज़ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों वही स्ट्रिंग है, एज्यूम करते हैं वही स्ट्रिंग है और ये वेव नहीं दूसरी कोई वेव है। तो सपोज स्ट्रिंग वही है, अब ये वेव नहीं है, वहाँ पे दूसरी कोई एक वेव आ रही है, मान लेते हैं कुछ ऐसी वेव है। ठीक है, और इसका जो इक्वेशन है ये वेव का, ये है y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, एज्यूम करते हैं। ठीक है, तो अब दोस्तों इसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट आप कैसे कैलकुलेट करोगे? आप ये इक्वेशन का यूज़ करके कैलकुलेट करोगे। ठीक है ना, देखिए ये वेव अगर ट्रैवल कर रही है तो इस वेव की एम्पलीट्यूड क्या है? a1। थोड़ी देर के बाद ये पार्टिकल a1 एम्पलीट्यूड से क्या करने वाला है? ये वाइब्रेट करेगा। ठीक है, अब ये वेव नहीं है, दूसरी एक वेव है जिसका इक्वेशन है, जिसकी देखिए यहाँ पे एम्पलीट्यूड कितनी a2 है, तो ये पार्टिकल a2 से वाइब्रेट करेगा। ठीक है, तो अगर इंडिविजुअल वेव्स हैं तो वो पार्टिकल उस इक्वेशन को फॉलो करेगा। लेकिन अब दोस्तों एक बात को इमेजिन करो कि एक स्ट्रिंग है, मान लेते हैं यही स्ट्रिंग है और ये दो वेव्स उसके अंदर ट्रैवल कर रही हैं। आप इमेजिन करो, ठीक है, ये दो वेव्स यहाँ से ट्रैवल कर रही हैं, मतलब ये क्या करेगी? अब इंटरफेयर करेंगे, उसको बोलेंगे सुपरपोजिशन हो रहा है यहाँ पे दो वेव्स का। अब दोस्तों ये जो पार्टिकल था, ये पार्टिकल का जो नेट डिस्प्लेसमेंट है ये कैसे निकालोगे आप? वो a1 होगा या a2 होगा?
तो इस पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव क्या है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव क्या है देखिए दोस्तों, व्हेन टू और मोर वेव्स ट्रैवलिंग थ्रू अ मीडियम, व्हेन टू और मोर वेव्स ट्रैवलिंग थ्रू अ मीडियम, अगर ये दो वेव्स एक ही मीडियम में ट्रैवल कर रही होंगी एंड पास थ्रू अ कॉमन पॉइंट, एंड इफ दे पास थ्रू अ कॉमन पॉइंट, तो यहाँ इस पॉइंट का नेट या फिर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो देखिए रिजल्टेंट एंड नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट पॉइंट इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू इंडिविजुअल वेव्स एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाई नेट जो होगा ना दोस्तों, ये वाई नेट ये दोनों का वेक्टर सम होगा। ठीक है, मतलब क्या होगा यहाँ पे देखिए y1 वेक्टर y1 प्लस वेक्टर y2। ठीक है, मतलब क्या, एक पॉइंट पे एक पर्टिकुलर टाइम पे ये वेव इसको 2 सेंटीमीटर से ऊपर उठा रही है और ये वेव उसी पार्टिकल को उसी टाइम पे 3 सेंटीमीटर से ऊपर उठा रही है। तो यहाँ पे देखिए वेक्टर मतलब ये भी ऊपर है ये भी ऊपर है, तो इसका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 2 + 3 5 होगा। ठीक है, लेकिन अगर देखिए ये वेव इस पार्टिकल को उसी टाइम पे ऊपर उठा रही है 2 सेंटीमीटर से और ये वेव नीचे गिरा रही है 3 सेंटीमीटर से। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं ये 3 सेंटीमीटर से गिरा रही है, तो इसका नेट कैसे कैलकुलेट करोगे दोस्तों, +2 ये -3। ठीक है, वेक्टर का मतलब क्या है, प्लस और माइनस, आपको सिर्फ इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, तो यहाँ पे प्लस और माइनस सिर्फ लगाना होगा। वेक्टर का मतलब क्या है, प्लस और माइनस। तो ये पॉइंट देखिए, पार्टिकल देखिए 2 सेंटीमीटर ऊपर और 3 सेंटीमीटर नीचे, सो +2 -3 क्या होगा, -1, तो ये पार्टिकल -1 नीचे की तरफ डिस्प्लेस्ड होगा। ठीक है, इसको दोस्तों और अच्छे से हम यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लेके समझते हैं। तो पहला एग्जांपल देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए एक ही स्ट्रिंग है और उस स्ट्रिंग के अंदर 2 वेव्स ट्रैवल कर रही हैं। व्हेन 2 वेव्स ट्रैवलिंग थ्रू अ मीडियम, सेम मीडियम के अंदर 2 वेव्स ट्रैवल कर रही हैं, ये सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में अपोजिट डायरेक्शन में लिया हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे सिंपल करने के लिए एक ही डायरेक्शन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो अगर ये 2 वेव्स सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं और ये सेम फेज में, सेम फेज मतलब जहाँ पे इसका क्रेस्ट है वहाँ पे इसका भी क्रेस्ट है, जहाँ पे इसका ट्रफ है वहाँ पे इसका भी ट्रफ है, इसको इन फेज बोलते हैं। ये 2 वेव्स जो हैं इन फेज ट्रैवल कर रही हैं। ठीक है, तो ये 2 वेव्स अगर एक ही स्ट्रिंग में ट्रैवल करेंगी तो नेट जो वेव है वो आपको कैसे दिखेगी। तो अगर इसका एम्पलीट्यूड A1 है, मान लेते हैं इसका एम्पलीट्यूड यहाँ पे A1 है और इसका एम्पलीट्यूड A2 है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, ये वेक्टर सम हो जाएगा एम्पलीट्यूड का A1 + A2, मतलब यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड बनेगी वो आपको कुछ इस तरीके से वेव दिखेगी। ठीक है, यहाँ पे क्या दिखेगी आपको, एम्पलीट्यूड जो है A1 + A2 दिखेगी। यहाँ पे ये A1 है ये A2 है, तो यहाँ पे ये A1 + A2 हो जाएगी। ठीक है, तो रिजल्टेंट वेव आपको कुछ इस तरीके से दिखने वाली है। अगर ये 2 वेव्स एक ही मीडियम में ट्रैवल कर रही हैं और वो इन फेज हैं, इन फेज मतलब जहाँ पे इसका क्रस्ट है वहाँ पे इसका भी क्रस्ट है, जहाँ पे इसका ट्रफ है वहाँ पे इसका भी ट्रफ है। फेज के बारे में डिटेल में हम बाद में पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन कुछ इस तरीके की 2 वेव्स ट्रैवल कर रही हैं एक ही मीडियम में, तो रिजल्टेंट वेव आपको कुछ इस तरीके की दिखेगी। ठीक है, इसको बोला जाता है दोस्तों कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, ये होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन बोल सकते हो आप। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन और इंटरफेरेंस का मतलब एक ही है। ये क्या हुआ दोस्तों, ये कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल देखते हैं हम। तो दूसरी केस क्या है देखिए दोस्तों, व्हेन 2 वेव्स ट्रैवलिंग थ्रू अ मीडियम इन सेम डायरेक्शन, 2 वेव्स सेम ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं, बट अब यहाँ पे ये आउट ऑफ फेज है। आउट ऑफ फेज मतलब फेज डिफरेंस यहाँ पे पाई है, यहाँ पे दोनों के बीच फेज डिफरेंस 0 था, मतलब यहाँ पे क्रेस्ट था तो यहाँ पे भी क्रेस्ट, यहाँ पे फेज डिफरेंस पाई। आउट ऑफ फेज का मतलब क्या है, जब यहाँ पे क्रेस्ट होगा इस वेव का, जहाँ पे क्रेस्ट होगा वहाँ पे इस वेव का होगा ट्रफ, और जहाँ पे इसका ट्रफ होगा वहाँ पे होगा इसका क्रेस्ट। इसको बोलते हैं फेज डिफरेंस पाई का है दोनों के बीच में। ठीक है, तो अगर ये वेव ट्रैवल करती हुई जा रही है, ओके, और ये वेव भी सेम मीडियम में ट्रैवल कर रही है और इसकी एम्पलीट्यूड अगर A1 है, मान लेते हैं इसकी एम्पलीट्यूड A1 है और इसकी एम्पलीट्यूड नीचे की तरफ A2 है, तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसकी एम्पलीट्यूड क्या होगी दोस्तों, उसकी एम्पलीट्यूड होगी A1 - A2। और अगर ये A1 और A2 इक्वल होगा, अगर ये A1 और A2 इक्वल होगा तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए A1 - A2 मतलब 0, मतलब यहाँ पे कोई वेव दिखेगी नहीं आपको। ठीक है, यहाँ पे कोई वेव ही नहीं दिखेगी। अगर ये एम्पलीट्यूड सेम है दोनों की और ये वेव सेम मीडियम में ट्रैवल कर रही है सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ पे आपको कोई वेव दिखेगी ही नहीं। इसको बोला जाता है दोस्तों डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोल सकते हो आप। तो देखिए दोस्तों, इसकी एम्पलीट्यूड निकालना, अगर 2 वेव्स ट्रैवल कर रही है इन फेज, मतलब फेज डिफरेंस दोनों का 0 है, तो एम्पलीट्यूड आराम से आप निकाल सकते हो A1 + A2 से निकाल सकते हो। और अगर 2 वेव्स का फेज डिफरेंस पाई है, मतलब आउट ऑफ फेज है, तो यहाँ पे भी आप दोस्तों एम्पलीट्यूड आराम से निकाल सकते हो A1 - A2 से। तो अगर दोस्तों देखिए फेज डिफरेंस 0 है, दोनों के बीच फेज डिफरेंस 0 है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना आसान बात है। अगर दोनों के बीच फेज डिफरेंस पाई है तो भी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना आसान है। लेकिन अगर दोनों के बीच फेज डिफरेंस 0 या पाई के अलावा कुछ हुआ तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसे निकालोगे आप, उसके बारे में अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हम कैसे निकालेंगे, अगर फेज डिफरेंस पाई है, वो 0 नहीं है और पाई नहीं है, उसकी वैल्यू कितनी है, 5 है, तो हम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सपोज दोस्तों एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग के अंदर एक वेव ट्रैवल कर रही है, मान लेते हैं ये वेव है,
ओके। और उसी स्ट्रिंग के अंदर एक दूसरी वेव ट्रैवल कर रही है, मान लेते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब हम बात करेंगे दोस्तों इस पार्टिकल के बारे में। ये जो पार्टिकल है जो x इज इक्वल टू 0 डिस्टेंस पे है, उस पार्टिकल के बारे में हम बात करेंगे। तो इस पार्टिकल का इक्वेशन क्या होगा, देखिए दोस्तों, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 है ना, तो इस पार्टिकल का इक्वेशन क्या होगा, y1 इज इक्वल टू, आप बोल सकते हो इसकी एम्पलीट्यूड a1 है, a1 साइन ओमेगा टी है, ठीक है। इस पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन जो x इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे x की टर्म नहीं आएगी, तो y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी। इस वेव का इक्वेशन आपको यहाँ पे मिल चुका है, इस पार्टिकल का इक्वेशन, सॉरी, ठीक है। तो इस वेव की वजह से ये पार्टिकल इस तरीके का डिस्प्लेसमेंट करेगा, ठीक है। और ये एक दूसरी वेव ट्रैवल कर रही है उसी स्ट्रिंग के अंदर, तो इस वेव की वजह से इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जो है वो हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं y2 इज इक्वल टू a2, इसकी एम्पलीट्यूड हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं a2 है, a2 साइन ओमेगा टी। लेकिन इन दोनों के बीच अब y का फेज डिफरेंस है। फेज किसको कहते हैं दोस्तों, साइन के आगे जो भी लिखा हुआ होता है उसको फेज बोलते हैं। तो इसका फेज ओमेगा टी है, इसका फेज ओमेगा टी है, तो दोनों के बीच फेज डिफरेंस 0 है। लेकिन यहाँ पे हमें कौन सी कंडीशन यूज़ करनी है दोस्तों, फेज डिफरेंस कितना है, फाई। तो इन दोनों के बीच फेज डिफरेंस फाई है, मतलब इसका जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। इसको फेज बोलते हैं, ठीक है ना। ये फेज है, इसका ये फेज है, दोनों में फेज डिफरेंस कितना है, ओमेगा टी प्लस फाई माइनस ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा और फाई बचेगा फेज डिफरेंस, ठीक है। फेज डिफरेंस अगर आपको दो वेव्स के बीच का निकलना है तो ये वैल्यू में से ये वैल्यू को माइनस करना होता है, फेज डिफरेंस निकलेगा, क्योंकि ये इसका फेज है, ये इसका फेज है, ठीक है। अब ना तो ये दो वेव्स के अंदर फेज डिफरेंस 0 है, ना तो इन दो वेव्स के अंदर फेज डिफरेंस पाई है। फेज डिफरेंस कितना है दोस्तों, फाई है, ठीक है। तो इनका आपको क्या करना है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करनी है। तो इनका नेट डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव, इसका वाई नेट का इक्वेशन क्या होगा, y1 प्लस y2, ठीक है ना, y1 प्लस y2 हो जाएगा, ठीक है। वेक्टर साइन देने की जरूरत नहीं क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है दोस्तों, प्लस माइनस हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे y1 की वैल्यू क्या है, a1 साइन ओमेगा टी, और y2 कितना है यहाँ पे देखिए, a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई है, ठीक है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे देखिए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, मतलब साइन ए प्लस बी का आपको फॉर्मूला पता होना जरूरी है। वो क्या है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला है दोस्तों। तो अगर ये फॉर्मूला का यूज़ करके इसको एक्सपांड करना हो तो कैसे करोगे, देखिए यहाँ पर क्या होगा, a1 साइन ओमेगा टी प्लस यहाँ पे क्या होगा देखिए a2 इंटू ब्रैकेट हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट हम लिखेंगे नहीं यहाँ पर, देखिए तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, साइन ए कॉस बी, मतलब साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाई, ठीक है, प्लस क्या होगा कॉस ए साइन बी। इसको अगर ब्रैकेट में लिखते हो, ठीक है, पहले हम यहाँ पे ब्रैकेट लिखते हैं, तो क्या होगा देखिए कॉस ए मतलब कॉस ओमेगा टी इंटू साइन बी, साइन फाई हो जाएगा ये, ठीक है। साइन ए प्लस बी ये फॉर्मूला यूज़ करके हमने इसको एक्सपांड किया है। अब ये a2 से अंदर मल्टीप्लाई करना होगा, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा देखिए यहाँ पर, तो आपको ये कुछ इस तरीके का इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक स्टेप आपको ध्यान में रखनी होगी, देखिए यहाँ पे साइन ओमेगा टी है, यहाँ पे साइन ओमेगा टी है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमन लेंगे साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे क्या मिलेगा देखिए, साइन ओमेगा टी अगर आप कॉमन लेते हो तो a1 प्लस a2 कॉस फाई मिलेगा आपको। यहाँ पे देखिए a1 प्लस a2 कॉस फाई, और साइन ओमेगा टी को हमने क्या किया है, यहाँ पे कॉमन लिया है, प्लस यहाँ पे क्या होगा देखिए a2 कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों एक स्टेप आपको याद करनी है कि ये जो कॉस फाई का एक फंक्शन है, इसको आप कॉस का कोई भी फंक्शन एज्यूम कर सकते हो, जैसे कि ये a1 प्लस a2 कॉस फाई है, इसको आप एज्यूम कर सकते हो ये a कॉस थीटा है, ऐसे आप एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। इसको हमने एक नया नाम दिया a कॉस थीटा, और यहाँ पे ये जो a2 साइन फाई है, ठीक है, ये साइन का फंक्शन है कोई, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, a साइन थीटा बोलते हैं, ठीक है। ये आप एज्यूम कर सकते हो, ये कॉस का फंक्शन है तो इसको हमने a कॉस थीटा नया कॉस का फंक्शन नाम दिया एक, और यहाँ पे देखिए a2 साइन फाई है तो हम इसको a साइन थीटा बोलते हैं, ओके। तो यहाँ पे इसकी जगह पे ये पुट करते हैं और इसकी जगह पे देखिए ये पुट करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे देखिए इज इक्वल टू a कॉस थीटा, a इंटू कॉस थीटा इंटू क्या होगा यहाँ पे साइन ओमेगा टी प्लस a साइन थीटा, a इंटू साइन थीटा, ओके, इंटू क्या होगा यहाँ पे कॉस ओमेगा टी। ये हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं दोस्तों, हम वाई नेट मतलब जो रिजल्टेंट वेव है उसका इक्वेशन हम यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों में से अगर a कॉमन आता है, देखिए दोस्तों यहाँ पे a कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा, अंदर जो बचेगा उसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, हम क्या करेंगे साइन ओमेगा टी इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू लिखेंगे इसको साइन थीटा, ठीक है। तो देखिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी के फॉर्म में दिख रहा है, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, देखिए ए इंटू साइन ए प्लस बी लिख सकते हो ना, तो ये साइन ए प्लस क्या होगा यहाँ पे बी, तो ये वाई नेट का आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे इक्वेशन मिल रहा है। तो जो वाई नेट मिलेगा दोस्तों आपको देखिए उसकी एम्पलीट्यूड क्या होगी, उसकी एम्पलीट्यूड होगी ए, ओमेगा सेम ही रह रहा है। ओमेगा मतलब क्या होता है दोस्तों, ओमेगा मतलब होता है 2 पाई एन, तो इसकी फ्रीक्वेंसी अगर एन है तो इसकी भी एन थी, इसकी भी एन थी, मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। और थीटा क्या है यहाँ पे देखिए, इस चीज़ को बोला जाता है फेज नेट, जो वाई नेट है उसका फेज इतना होगा, और इस चीज़ को क्या बोला जाता है, ऑसिलेशन में हमने पढ़ा था दोस्तों, इसको हम इनिशियल फेज बोलते हैं, इनिशियल फेज, ठीक है। तो जो फाइनल
जो रिजल्टेंट वेव है उसका इनिशियल फेज कितना होगा, थीटा, और ए क्या होगा दोस्तों यहाँ पे उसकी एम्पलीट्यूड। तो दोस्तों अभी तक जो हमने डिस्कस किया है उसको थोड़ा सा और यहाँ पे अच्छे से समझते हैं फिर से एक बार। तो हमने क्या डिस्कस किया दोस्तों, अगर दो वेव्स हैं यहाँ पे जो एक ही मीडियम में ट्रैवल कर रही हैं, ओके, और जिनके बीच फेज डिफरेंस फाई है, इस और इस वेव के बीच फेज डिफरेंस फाई है, तो जो रिजल्टेंट वेव बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी, मान लेते हैं कुछ इस तरीके से बनेगी। तो उसका वाई नेट का इक्वेशन क्या होगा, उसका वाई नेट का इक्वेशन होगा दोस्तों, हम यहाँ पे फाइंड आउट किया है हमने, वो क्या है देखिए, वो वाई नेट का इक्वेशन होगा ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसकी एम्पलीट्यूड A1 थी, इसकी एम्पलीट्यूड A2 थी, इसकी एम्पलीट्यूड क्या होगी, इसकी एम्पलीट्यूड हो जाएगी A। तो इस A के लिए अब इक्वेशन फाइंड आउट करना है हमें, ठीक है, उसको हम बाद में फाइंड आउट करेंगे। लेकिन इसका देखिए ओमेगा मतलब फ्रीक्वेंसी 2πn, इसकी फ्रीक्वेंसी n थी, यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी भी n थी, इसकी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सेम ही रहेगी। लेकिन ये जो वेव है इसका ये, इसको हम फेज़ बोलते हैं, इसका फेज़ क्या है, नेट जो इक्वेशन है उसका फेज़ ओमेगा टी प्लस थीटा है, और ये जो थीटा होता है इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, ये ऑसिलेशन में हम देख चुके हैं, ये होता है इनिशियल फेज, ठीक है। तो रिजल्टेंट जो वेव है उसका इनिशियल फेज थीटा है, उसका फेज इतना है, उसकी एम्पलीट्यूड इतनी है। तो ये एम्पलीट्यूड के लिए इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना होगा, ये आपको एग्जाम में पूछते हैं, एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करनी होती है। अब दोस्तों इसकी एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए जो हमने यहाँ पे एज्यूम किया था ना, देखिए इस स्टेप के अंदर हमने क्या एज्यूम किया था, A1 प्लस A2 कॉस फाई इज इक्वल टू A कॉस थीटा एज्यूम किया था हमने, और यहाँ पे A2 साइन फाई इज इक्वल टू A साइन थीटा एज्यूम किया था, ठीक है। तो इन दोनों का क्या करना है, आपको स्क्वायर करना है और इन दोनों का ऐड करना है सिंपली यहाँ पे, ठीक है। तो वो दो इक्वेशंस मैं पहले यहाँ पे लिख के लेता हूँ। तो ये आपने देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 एज्यूम किया था ना, इनको सिंपली क्या करना है, इनका स्क्वायर करना है और इनको ऐड करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या होगा यहाँ पे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू इसका स्क्वायर क्या होगा, A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई हो जाएगा, और इसका स्क्वायर क्या होगा देखिए प्लस A1 प्लस A2 यहाँ पे होगा कॉस फाई, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है, आपको इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, a प्लस बी ब्रैकेट का स्क्वायर इस फॉर्म में है वो, उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम एक्सपांड करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो ए स्क्वायर अगर आप यहाँ पे कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, ठीक है, तो वो उसको हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, इज इक्वल टू A2 स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई प्लस ये देखिए ए प्लस बी, ये देखिए ए प्लस बी ब्रैकेट का स्क्वायर इस फॉर्म में है ना, तो ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर हम कैसे इसको एक्सपांड करते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसको हम सेम वैसे ही एक्सपांड करेंगे। तो क्या होगा देखिए दोस्तों यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर मतलब A1 स्क्वायर प्लस 2a1 A2 कॉस फाई, 2a1 A2 कॉस फाई प्लस बी स्क्वायर मतलब A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हमें क्या करना है, देखिए इसको और सिंप्लीफाई करना है। क्या फाइंड आउट कर रहे हैं दोस्तों, हम यहाँ पे एम्पलीट्यूड फाइंड आउट कर रहे हैं, हाउ टू फाइंड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, इसको हम यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं। इसको और सिंप्लीफाई करते देखो, देखिए दोस्तों यहाँ पे A2 स्क्वायर है, यहाँ पे A2 स्क्वायर है, तो A2 स्क्वायर अगर आप यहाँ पे कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा देखिए आपको, यहाँ पे ये A1 स्क्वायर, ये A स्क्वायर प्लस यहाँ पे है 2a1 A2 इंटू कॉस फाई, ठीक है, प्लस इन दोनों में से अगर A2 स्क्वायर कॉमन लेते हो आप यहाँ पे देखिए A2 स्क्वायर, तो अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई, साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई 1 होता है, तो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे उसको। तो ए स्क्वायर के लिए दोस्तों आपको ये इक्वेशन मिल चुका है, एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर के लिए आपको ये इक्वेशन मिल चुका है। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का इक्वेशन क्या होगा, दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेना होगा आपको यहाँ पे। तो इसका स्क्वायर रूट कैसे लोगे, स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट के अंदर लिखोगे इसको A1 स्क्वायर प्लस 2a1 A2 इंटू कॉस फाई प्लस होगा यहाँ पे A2 स्क्वायर, ठीक है। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालने का इक्वेशन ये है दोस्तों, जहाँ पे A1 मतलब पहले वेव के एम्पलीट्यूड, A2 मतलब दूसरे वेव के एम्पलीट्यूड, और फाई मतलब फेज डिफरेंस, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे दो पॉइंट्स हमने पहले पढ़े थे, अगर फेज डिफरेंस दोनों के बीच 0 है तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगी, A1 प्लस A2 होगी, और अगर दोनों के बीच फेज डिफरेंस पाई है तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगी यहाँ पे A1 माइनस A2। तो यहाँ पे इस इक्वेशन से हम प्रूव करते हैं, अगर फेज डिफरेंस फाई इज इक्वल टू 0 है तो क्या होगा देखिए, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का इक्वेशन क्या होगा, ए विल बी इक्वल टू व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा यहाँ पे देखिए A1 स्क्वायर प्लस 2a1 A2 कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 होता है 1, तो यहाँ पे होगा 1 प्लस A2 स्क्वायर, तो ये A स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे देखिए, a इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ A1 प्लस A2 ब्रैकेट स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्म है ये, तो ये स्क्वायर रूट को यहाँ पे ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या मिलेगी आपको, A1 प्लस A2, ठीक है। तो अगर फेज डिफरेंस 0 है तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आराम से आप निकाल सकते हो, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था, अगर फेज डिफरेंस 0 है तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड A1 प्लस A2 होगी, और अगर ये दो एम्पलीट्यूड सेम है तो 2a हो जाएगी, ये a है ये a है तो ये 2a हो जाएगी, ठीक है। और अब देखते हैं दोस्तों, इफ द फेज डिफरेंस इज पाई,
इफ द फेज डिफरेंस, दोनों के बीच फेज डिफरेंस पाई होगा, तो ए की इक्वेशन क्या होगी, देखिए यहाँ पे ए इज इक्वल टू वॉट, स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा यहाँ पे A1 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस, कॉस पाई कितना होता है, कॉस पाई होता है -1 प्लस A2 स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये माइनस साइन आ जाएगा यहाँ पे, तो ये A स्क्वायर माइनस 2A1 A2, ये A1 स्क्वायर माइनस 2A1 A2 प्लस A2 स्क्वायर, मतलब A माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, इस फॉर्म में ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर माइनस साइन देते हो तो आपको क्या मिलेगा, A विल बी इक्वल टू, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर माइनस 2A1 A2 प्लस A2 स्क्वायर, तो ये कैसे दिख रहा है आपको, A माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर जैसा दिख रहा है, तो इसको आप लिखोगे A इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ A1 माइनस A2 ब्रैकेट स्क्वायर, यहाँ पे ये स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या मिलेगी आपको, ये मिलेगी A1 माइनस A2, जो कि मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया था। देखिए अगर फेज पाए है तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगी दोनों के बीच, A1 माइनस A2 होगी, और अगर ये सेम है, ये भी A है और ये भी A है, तो A माइनस A 0 हो जाएगा और आपको यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपका जो टेक्स्ट बुक है दोस्तों, वहाँ पे इसको केस 1 बोला गया है और इसको केस 2 बोला गया है, ठीक है। तो अगर थ्योरी एग्जाम आप दे रहे हो तो ये डेरिवेशन आपको लिखना है, अगर आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं इसके ऊपर, तो दोस्तों आपको ये इक्वेशन याद होना चाहिए, एम्पलीट्यूड का ये इक्वेशन होना चाहिए याद, ठीक है। ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का इक्वेशन याद होना चाहिए और रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट का जो इक्वेशन है ये आपको याद होना चाहिए, ओके। और अगर फेज डिफरेंस 0 होता है और फेज डिफरेंस पाई होता है, तब क्या केसेस बनेंगी वो आपको समझना होगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये डेरिवेशन खत्म होता है, लेकिन ये जो फॉर्मूले हैं इनके ऊपर कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको कि हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।